हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीआर। एनसीआर से सिंपल मतलब होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस अबाउट दिस बाइनोमियल कोफिशिएंट इन योर 11th स्टैंडर्ड। उसमें होता क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एनसीआर के लिए, जिसमें हम एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। हमें बस सिंपली एन दिया जाएगा और आर दिया जाएगा, और हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की पे वैल्यू को रख करके सिंपली वो वैल्यू रिटर्न करना है। एनसीआर से सिंपल सा मतलब होता है कि आर एन चीजों में से आर चीजों को चुनना, दैट इज सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम हर एक एक चीज को फ्रॉम द स्क्रैच देखेंगे कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, एनसीआर का फॉर्मूला आया कैसे। काउंटिंग, अरेंजमेंट, सिलेक्शन, हर एक चीज को फ्रॉम द स्क्रैच देखेंगे, फिर ग्रेसफुली अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए अपने कोड की तरफ बढ़ेंगे और फिर कोड को भी ऑप्टिमाइज करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड आवर। सो बिफोर वी मूव टू एनीथिंग, फ्यू थिंग्स आर मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। पहली चीज तो ये आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि काउंटिंग क्या होता है। काउंटिंग से सिंपल सा मतलब आता है जो आप जानते हो, 1 2 3 एट। ओके, सो काउंटिंग इज लाइक अ नेचुरल नंबर। सेकंड थिंग यू मस्ट नो अबाउट इज सिलेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय selection? What does exactly selection means? Third thing you must know about what is arrangement. First is counting, second is selection, and third is arranging. Selection से simply मतलब होता है combination. All right, and arranging से मतलब simple से मतलब होता है permutation. It might sound confusing to you when I saw this for the first time. जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मेरे को बहुत confusion हुआ था कि selection और arrangement में actual मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ों का अरेंजमेंट करने से पहले हमें सिलेक्शन करना होता है, राइट। सो विल सी दिस थिंग, ओके, वन बाय वन, एंड विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द एग्जैक्ट डिफरेंस और बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमंग दीज टू, राइट। अमंग व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन और अरेंजमेंट। दो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो आपको एकदम क्लियर होने चाहिए कि वो होते क्या हैं। फर्स्ट थिंग इज द रूल ऑफ सम। रूल ऑफ सम, किसी भी पर्टिकुलर एक इवेंट को करने के लिए N1 तरीके हैं और दूसरे इवेंट को करने के लिए N2 तरीके हैं, और उन दोनों ही इवेंट में आपस में कोई टाइटली कपल्ड नहीं है। आई मीन वो दोनों आपस में टाइटली कपल्ड नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज उस पर्टिकुलर टास्क को करने के कितने हो सकते हैं, दैट इज N1 प्लस N2। फॉर एग्जाम्पल, भले ही इसका डेफिनेशन थोड़ा सा टिपिकल है, बट एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है, कि N2 प्लस N1 हुआ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो और वहाँ पे आपको आपको दो ऑप्शन है, टी का और कॉफ़ी का। टी के लिए तीन वेराइटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे टी तीन तरीके की मिलती है, एक कुल्हड़ चाय, या फिर एक शुगर फ्री चाय, या फिर शुगर एज पर योर चॉइस। सो यहाँ पे तीन चाय के ऑप्शन है, और कॉफ़ी भी तीन तरीके की है, लाटे, एस्प्रेसो और कैपेचिनो, व्हाटएवर। सो कॉफ़ी के भी आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज है आपके ड्रिंक्स के लिए, क्योंकि आप ड्रिंक या तो चाय करोगे, ओके, या फिर आप कॉफ़ी करोगे। आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते। दैट इज टोटल 3 चाय और 3 कॉफ़ी, दैट इज टोटल 6 नंबर ऑफ वेज पॉसिबल टू फॉर अ ड्रिंक, राइट। So this is called a rule of sum. Now let's see what is rule of product. Rule of product simply says कि for a particular event, N1 ways are possible, and for each of those ways can be happened in M2 ways. That is, N1 is to perform a particular way, and for each way can be performed in N2 ways. So there are total N1 into N2 ways. अगेन इसका भी डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसको समझना, इसके एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इवेंट है, उसको परफॉर्म करने के N1 तरीके हैं, और एक दूसरा इवेंट है जिसको करने के N2 तरीके, पर जो दूसरा तरीका है वो पहले वाले से टाइटली कपल्ड है, राइट। वो टाइटली कपल्ड है, दोनों को आपको साथ में ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, जैसे हमने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लिया था ऊपर वाला एग्जाम्पल, हम यहाँ भी रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान के चलो किसी रेस्टोरेंट में रोटियां मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, रुमाली रोटी, राइट, बटर रोटी, प्लेन रोटी। सो देर आर 3 ऑप्शंस फॉर रोटीज, और रोटी के साथ खाने के लिए कई सारे ऑप्शंस है। या तो आप वेजिटेबल खा सकते हो, या नॉन वेज खा सकते हो, वेज खा सकते हो, या फिर आप नॉन वेज खा सकते हो, V2। सो देर हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। आप एक रोटी के साथ दो
चीज़ें खा सकते हो, या वेज खा सकते हो या नॉन वेज खा सकते हो। रोटी, दूसरी रोटी के साथ, दूसरे टाइप की रोटी के साथ आप 2 चीज़ें खा सकते हो, राइट? तीसरे टाइप की रोटी के साथ भी आप 2 चीज़ें खा सकते हो, या V1 या फिर V2। तो टोटल इन टोटल कितनी चीज़ें होंगी? यानी 3 इंटू 2, दैट इज़ टोटल 6। एज़ यू कैन सी दीज़ ऑल आर द पॉसिबल सिनेरियो फॉर योर क्विज़ीन्स। या फिर इसको समझने के लिए एक और तरीका है कि आपके पास मान के चलिए मल्टीपल शर्ट्स हैं, राइट? शर्ट 1, शर्ट 2 एंड शर्ट 3, और हर शर्ट, ठीक है, आपके पास 3 शर्ट के ऑप्शन है और 2 पैंट के ऑप्शन है, P1 एंड P2। सो आपके पास कितने आउटफिट्स पॉसिबल है? S1 के लिए आपके पास 2 आउटफिट्स हैं, P1 एंड P2। सिमिलरली S2 के लिए भी P1 P2 और S3 के लिए भी P1 एंड P2। सो इन टोटल 3 इंटू 2 दैट इज 6 टोटल आउटफिट्स है, यानी आपके पास टोटल 6 ऑप्शन है आउटफिट के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड आवर रूल ऑफ प्रोडक्ट। आई होप आपको ये रूल ऑफ प्रोडक्ट समझ में आया होगा। दोनों ही एकदम बेसिक है, इनका जानना बहुत जरूरी है बिफोर वी मूव फर्दर। नाउ लेट्स सी व्हाट exactly permutation means. Permutation says number of possible arrangements of items in a set where order matters. यहाँ पे order matters एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म प्ले करता है फॉर परमुटेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको 4 ऑब्जेक्ट्स दिए, लेट्स से ऑब्जेक्ट ए, सो हाउ मेनी आर पॉसिबल वेज टू अरेंज दीज 4 ऑब्जेक्ट्स? अगर यहाँ पे आपके चार चार प्लेस है और आपने इन सभी को अरेंज करना है इन 4 प्लेसेस पे, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है? पहली जगह पे रखने के लिए चारों के चारों ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं 4 ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ इन टोटल। ओके, दूसरी जगह पे मैं कितने ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ? एज यू कैन सी, एक तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व हो गया, बाकी बचे 3 ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स ही रख पाऊंगा। देन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस, इफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी बीन प्लेस्ड, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, राइट? मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ, और 4 जगहों पे 3 ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी रख चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा जो अवेलेबल होगा। सो इन टोटल, अब यहाँ पे अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मैं प्लस करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पे रूल ऑफ सम लगेगा या रूल ऑफ प्रोडक्ट लगेगा? यहाँ पे लगेगा रूल ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे चारों चीजों को चाहिए, यहाँ पे टाइटली कपल्ड है, यहाँ पे सारी चीजें चाहिए। दैट इज total 4 into 3 into 2 into 1. So these all are the possible ways to arrange the objects. For all 4 of the objects को arrange करने के यही सारे possible तरीके हैं। Now let's see for few more objects. अगर मान के चलो 5 objects हैं, as you can see these are the 5 objects, और यहाँ पे मैं 5 प्लेस बना देता हूँ। तो पहले प्लेस पे रखने के लिए कितने कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास? पूरे के पूरे 5। अब एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे यूज हो गया, अब बाकी बचे कितने होंगे? एक यूज हो गया तो 4। तीसरी जगह पे रखने के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स मेरे पास पॉसिबल ऑप्शंस है? क्योंकि 2 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो वी हैव 3। देन फॉर सेकंड फॉर फोर्थ प्लेस वी हैव 2 ऑप्शंस, एंड फॉर फिफ्थ प्लेस वी आर ओनली लेफ्ट विथ 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ प्रोडक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों को अरेंज करना है, 5 ही ऑब्जेक्ट्स को मुझे अरेंज करना है। दे आर टाइटली कपल्ड, सो देयर आर रूल ऑफ प्रोडक्ट विल इम्प्लीमेंट हियर। सिमिलरली, अब अगर मान के चलो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? You have n objects now, then how will you going to perform for that? अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास n प्लेसेस भी होंगी, राइट? तो पहले पोजीशन पे मेरे पास रखने के लिए n ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर एक यूज हो गया तो मैं -1 कर दूंगा। इस तरह से थर्ड प्लेस के लिए n-2 होगा, एंड दिस विल कीप्स ऑन कंटिन्यू अंटिल you didn't reach the last object, which is 1 and 3. So this is what we used to call it n factorial. That is, n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? दैट इज n फैक्टोरियल, यानी n ऑब्जेक्ट्स को हम n फैक्टोरियल वेज में अरेंज करते हैं। हेंस दिस इज प्रूफ, एंड दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट परम्यूटेशन। नाउ लेट्स टेक वन स्टेप अहेड इन परम्यूटेशन। हमारे पास अभी कितने ऑब्जेक्ट्स थे? n, और आप क्या कर रहे थे? उन सारी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे थे। तो अगर आप सारी ही ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। बट व्हाट इफ आपको सिर्फ लिमिटेड नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान के चलो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से सिर्फ आपको 3 ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना है, तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं? सी, एज यू कैन सी वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें से मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स चुनना है। लेट्स से वी यूज्ड टू कॉल इट वेरिएबल r। ओके, सो इन सभी n 5 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, दैट इज 3 प्लेसेस। पहली जगह पे रखने के लिए मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? पूरे के पूरे 5। दूसरी जगह पे मुझे रखने के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 4।
और तीसरी जगह पे रखने के लिए मेरे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, राइट? सो आवर आंसर विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। अगर मान के चलो अगर आपका n का वैल्यू 7 है और आपको उसमें से सिर्फ 4 सेलेक्ट करने हैं, तो आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे? फिर 4 प्लेसेस। पहली जगह पे मैं 7 ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ, दूसरी जगह पे मैं 6 ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ, तीसरी जगह पे 5 और चौथी जगह पे 4 ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ। दैट इज टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। These all are the possible ways I can arrange 4 objects out of 7। अब अगर आप इसको जनरलाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मुझे r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, n, राइट, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। आई होप आपको ये लास्ट टर्म समझ में आया होगा कि ये n माइनस r प्लस 1 कैसे आया। एज यू कैन सी, हमको कितना ऑब्जेक्ट्स अरेंज करना था, अब अपने पिछले वाले एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे हमें 4 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने थे, तो जितना अभी बच बच कितने जाएंगे? 3। 3 लेफ्ट हो गए, 3 हम उनको अरेंज नहीं कर रहे हैं, हम 4 को ही ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं अरेंज। सो लास्ट जो टर्म होगा वो हमेशा जो बचा है, जितने बचे हैं उससे एक ज़्यादा होगा, राइट? यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी देख सकते हो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे हमने तीन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया था, तो कितने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट नहीं किया? 2 को सेलेक्ट नहीं किया, तो उससे एक ज़्यादा है यहाँ पे होता है, एंड होता है। तो मैंने वहाँ पे यही कर रखा है, n माइनस आर प्लस 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स सी दिस एंड जनरलाइज आवर डिस्कशन। कहता है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स है, राइट, और उसमें से मुझे r सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल कितने पॉसिबल वेज हैं? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू n माइनस r प्लस 1। ओके, डिवाइड n माइनस r फैक्टोरियल इन बोथ न्यूमिनेटर एंड ह्यूमिनेटर, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ ही n माइनस आर को आप डिवाइड कर दो। ऐसा करते ही आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा टर्म n फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसा करते ही ऊपर हो जाएगा n फैक्टोरियल एंड दिस विल बिकम n माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने ये मल्टीप्लाई ऊपर डिवाइड क्यों किया? मैं बताता हूँ, देखो सुनिए। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, असल में जो फॉर्मूला होता है परमुटेशन निकालने का वो यही होता है, वो इतना सा ही होता है पार्ट। यहाँ पे हमने देखा, हमने यहाँ पे भी एग्जांपल में हमने यहाँ पे भी एग्जांपल में देखा, और हमने जब जनरलाइज किया ना, और जब हमने जनरलाइज किया तो हमने ये भी देखा। तो असल में परमुटेशन कैलकुलेट करने का यही सही तरीका है। अगर n ऑब्जेक्ट्स है उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो ये सही फॉर्मूला है। ऊपर वाले एग्जांपल्स में भी देखा, ये सही है, बट हमें इसको एक फॉर्मूला का शेप देना है, राइट? अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3, राइट, ये आपका फॉर्मूला है 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स को चुनने का, ये सही चलेगा। बट अगर मैं एक्स्ट्रा में 2 इंटू 1 ऊपर, 2 इंटू 1 अगर मैं ऊपर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 लिख देता हूँ, आउट एंड आउट ये दोनों दे विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड वी ओनली लेफ्ट विद दिस, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी वही है। अगर आप देखोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, ये इतना इतना हिस्सा मैंने एक्स्ट्रा लिखा न्यूमरेटर में, और नीचे लिखा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिखा मैंने डिनोमिनेटर में। दे इवेंचुअली दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद दिस पार्ट which is the value of permutations, that is value of arrangement, number of possible ways to arrange 4 objects out of 7। मैंने यहाँ भी वही कर रखा है। मैंने अंत में क्या किया है, बस n माइनस आर फैक्टोरियल और अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल को बस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया है। ऐसा करते ही ये एक फॉर्मूला का शेप ले लेगा और आप पहुंच जाओगे n फैक्टोरियल, क्योंकि अगर आप इस पूरे टर्म को देखोगे तो ये पूरा का पूरा r फैक्टोरियल ही है। एज यू कैन सी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये पूरा 7 फैक्टोरियल ही है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल ही है। सो दैट्स वाई वी एंडेड अप विथ n factorial and denominator में n minus r factorial. Now, this is we used to call it permutation. That is, from n objects, we need to arrange r objects. The formula will be n factorial upon n minus r factorial.
एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। ओके, वी विल सी few common things and we will eventually change our discussion from arrangement to selection। अभी एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी एंड डी। इसमें हम कुछ डिस्कशन करेंगे और फिर इवेंचुअली अपना जो डिस्कशन है वो अरेंजमेंट से लेकर के सिलेक्शन में लेके चले जाएंगे। क्योंकि कॉम्बिनेशन, जैसा मैंने कहा था, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अभी तक हमने सिर्फ अरेंजमेंट किया है, बट बिना सिलेक्शन के अरेंजमेंट कैसे हो पाएगा, राइट। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि अगर मान के चलो इसका लेंथ 4 है, राइट, वी हैव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 4, इसमें से मुझे सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट चुनने हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग पॉसिबल है। एज यू कैन सी, अगर आप एक 4 लेंथ की स्ट्रिंग में से 3 एलिमेंट्स को चुन करके उन्हें आप अरेंज करते हो तो टोटल इतने ही पॉसिबल हो सकते हैं। अब इसको फॉर्मूला पे एक बार देखते हैं कि हमारे पास क्या है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। अभी हमारे पास लेंथ क्या है n है 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, दैट इज 1 फैक्टोरियल, so you will end up with 4 into 3 into 2, that is 24। as you can see, these all are the 24 elements। यही 24 एलिमेंट्स पॉसिबल हैं अगर आप 4 एलिमेंट्स, आई मीन 4 लेंथ की एक स्ट्रिंग में से 3 एलिमेंट्स को चुन करके उनको अरेंज करते हो। दिस नंबर इज ओनली केम अप बिकॉज अरेंजमेंट हियर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स, एज आई सेड ऑर्डर मैटर्स, दैट्स वाई यहाँ पर इतने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो पाए। 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के इतने सारे तरीके हैं। अगर 4 लेंथ का आपका स्ट्रिंग है तो उसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स को चुनेंगे तो 24 पॉसिबल होंगे और वो सारे के सारे एलिमेंट्स ये रहे। कॉम्बिनेशन कहता है कि अरेंजमेंट मैटर ही नहीं करता, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, सिर्फ सेलेक्ट करना है। 3 एलिमेंट सेलेक्ट करो, उसके कितने तरीके हो सकते हैं। कि कॉम्बिनेशन बताओ, कॉम्बिनेशन कहता है कि सेलेक्ट करो। अब 4 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे 3 सेलेक्ट करने हैं, उसके कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। लेट्स डिस्कस दैट पार्ट। कॉम्बिनेशन कहता है सिलेक्शन करो। अब 3, इसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स चुनना है, कितने तरीके के पॉसिबल हो सकते हैं। या तो ए बी सी चुनूंगा, राइट, एक पॉसिबल तरीका है। दूसरा मैं ए बी सी, आई मीन ए बी डी चुनूंगा, एक ये तरीका पॉसिबल है, ये मैंने 3 चुने। तीसरा मैं ए सी डी चुनूंगा, एक ये पॉसिबल तरीका है। या फिर बी सी डी चुनूंगा। यही पॉसिबल तरीके हैं 3 लोगों को चुनने का। 4 लोगों में से 3 लोगों को बस सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना। अरेंज किया तो इतना सारा वैल्यूज आ गया 24। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे क्वेश्चन चेंजेस कि अब मुझे सेलेक्ट करना है। 4 लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। 3 लोगों को सेलेक्ट करने की ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। परम्यूटेशन कहता है अरेंजमेंट। अरेंज किया, अब आप देखोगे ए बी सी, ए बी सी, अब ए बी सी सेलेक्ट तो किया, अब इसको अरेंज करूंगा तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तीनों को अरेंज करने का क्या तरीका है, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 6, दैट इज ए बी सी को अरेंज करूंगा तो कितने हो जाएगा, 6 तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 है, यानी यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, या जनरल टर्म में बोलूँ तो यानी आर फैक्टोरियल, ये आर फैक्टोरियल है। दूसरा है ए बी डी, ए बी डी आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको अरेंज करने के लिए फिर से मुझे 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल करोगे तो 6 आई, देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी है, यानी आर फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल, अगर ये तीनों चुनते हैं तो। अगला देखिए ए सी डी, कॉम्बिनेशन ने सेलेक्ट करके रख लिया ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी से जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट है वो ये रहे। यहाँ पे भी आर फैक्टोरियल, राइट, इसके लिए भी हो गया अरेंजमेंट। सिलेक्शन किया मैंने, 3 लोगों का सिलेक्शन किया मैंने, किया बी सी डी, बी सी डी को लोगों को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे भी आर फैक्टोरियल। यानी आप देख पा रहे हो कि कॉम्बिनेशन कहता है सेलेक्ट करो, तो 3 लोग, ये 4 पॉसिबिलिटीज है 3 लोगों को सेलेक्ट करने के लिए। और परमुटेशन कहता है उन्हें अरेंज करो, तो अरेंज करूंगा तो 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा, यानी आर फैक्टोरियल यहाँ, आर फैक्टोरियल यहाँ, आर फैक्टोरियल यहाँ और आर फैक्टोरियल यहाँ। यानी जितना भी परमुटेशन हमने किया, कॉम्बिनेशन का फॉर्म, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कहता है कि जितना भी आपने परम्यूटेशन किया है, परम्यूटेशन जितना भी किया है, उन सब को भाई डिवाइड कर दो आर फैक्टोरियल से, उन सब को डिवाइड कर दो आर फैक्टोरियल से। एज यू कैन सी, आर फैक्टोरियल टाइम्स आपने एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करते हो, जितना भी आपने परम्यूटेशन किया, जितना भी आपने अरेंज किया, उन सब में आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल सब में हो रहा है। सो दैट्स वाई वी सिंपली डिवाइड आर परम्यूटेशन विथ आर फैक्टोरियल टू गेट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, राइट। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n फैक्टोरियल
अपॉन अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, और वी हैव एक्स्ट्रा n फैक्टोरियल, सो दिस विल बी एक्स्ट्रा, सो दिस विल बी n फैक्टोरियल। सो उनको कॉम्बिनेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं NCR, सो दिस विल बी n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, एंड दैट इज वी आर नीड टू प्रूफ। हेंस एज यू कैन अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला आया कैसे, हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि कहाँ सी चीज कहाँ से आई है। नाउ लेट्स डिस्कस few more points in this NCR, okay, and then we will discuss for each and every value about how n and r behaves, and then we will generalize the things, and we will directly move to the code part. अभी तक हमने दो चीजें देखी, एक तो परमुटेशन NPR, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट आर चीजों का आउट ऑफ एन चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट करने का ये तरीका है। और कॉम्बिनेशन कहता है NCR, विच इज सिलेक्शन, जितना भी लोगों को अरेंज किया उन सबको वो एन आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो आपको नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगे। तो भाई फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ना मैं आपको ऊपर वाले एग्जांपल में उसको पुट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे वैल्यू सिलेक्शन की कितनी आनी चाहिए, 4, राइट। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला में रख के देखते हैं टोटल कितने, वैल्यू साइज कितना है, 4 फैक्टोरियल। आर की वैल्यू कितनी है, 3 लोगों को सेलेक्ट किया, तो एन आर की वैल्यू हो जाएगी 3 फैक्टोरियल, और n माइनस आर दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज 1 फैक्टोरियल। सो यू विल एंड अप विथ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल will cancel out each other and you will end up with 4, and that is what the selection we are getting, right, 4. So I hope आपको ये combination वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा। Now so far we have seen these two formulas. इसमें एक चीज गौर करने की है कि कभी भी आर की वैल्यू, आर क्या है यहाँ पे, आर है सिलेक्टेड एलिमेंट्स। अब सिलेक्टेड एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स से तो ज्यादा कभी नहीं हो सकते, राइट। सो आर की वैल्यू हमेशा लाई करेगी एन के और 0 के बीच में, इट विल नेवर क्रॉस दिस लिमिट। ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू थिंग्स एंड वी विल जनरलाइज आवर डिस्कशन एंड वी विल डायरेक्टली मूव टू द कोड। सो अगर n की वैल्यू 0 है तो r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, 0। अगर 1 है तो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, 0 और 1। 2 हो सकता है तो क्या पॉसिबल है, 0 1 एंड 2। सिमिलरली दिस वन विल बी 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 3 एंड 4, एंड फॉर दिस 0 1 2 3 4 एंड 5. What will be the value of NCR for all this? So for this we will having 0C0, 1C0 और 1C1। यहाँ पे होगा 1C0, माई मिस्टेक, यहाँ पे होगा 2C0, 2C1 और 2C2, राइट। यहाँ पे होगा हमारा 3C0, 3C1 एंड 5C5। सो दीज ऑल आर द पॉसिबल वेज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 0C0 की वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी, राइट, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाई दिस 0 फैक्टोरियल कम्स आउट टू बी 1, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। लेट मी, I mean, this will not don't take too much time. Let me explain you why 0 factorial is 1. It's very interesting actually. ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आता है। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कैसे आया, क्योंकि ये बहुत लेंदी नहीं है। 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आया, इसको समझने से पहले आपको ये पता है कि किसी भी नंबर का जब हम पावर करते हैं तो वो 1 क्यों आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसका जवाब आपको पता है तो उस वही सेम चीज़ यहाँ भी लगती है कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। पहले n की कोई वैल्यू लेते हैं, लेट्स से अगर n की 2 है, ओके, 2 ले सकते हो थ्रू वट एवर। जैसे जैसे 2 का पावर 1 क्या होता है, 2, राइट। 2 टू द पावर 2 क्या होता है, 4। 2 टू द पावर 3 क्या होता है, वो होता है 8। एंड 2 टू द पावर 4 क्या होता है, वो होता है 16। 2 टू द पावर 5, सॉरी, 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32, राइट। अगर आप इसमें कुछ चीज़ें नोटिस कर पाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एज यू कैन सी वी आर राइटिंग 2 मल्टीपल्स हियर। लेकिन अगर आप इनको पीछे करते हो जाओगे,
32 में से 2 डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या आएगा, क्या 16। 16 में से मैं 2 डिवाइड करूंगा तो आएगा क्या 8। 8 में से 2 डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 4। 4 में से 2 करूंगा तो क्या आएगा 2। लेकिन अगर 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1। और इसको एक कम कर दो, 2 टू द पावर 0, राइट। सिमिलरली अगर और कम करते हैं, 2 टू द पावर -1 करेंगे तो क्या आएगा, जो भी आपका है उसे 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज हाफ। और 2 टू द पावर -1 तो हाफ ही होता है। अच्छा और कम करते हैं तो 2 टू द पावर -2 क्या होगा, 1 अपॉन जो 2 है, राइट, इसका और हाफ कर दो तो दिस विल बिकम 1/4 एंड इट इज एक्चुअली 1/4, राइट। मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 टू द पावर 0 1 क्यों होता है। ये एक तरीका है इस चीज को समझने के लिए, राइट। नाउ सी फॉर दिस वन, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6, राइट, 6 होता है। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है, इंटू 4 कर देंगे तो 6 हो जाए 24 होता है। अब इसमें भी जिस तरह से हम रिवर्स में चीज़ों को जाके देख रहे थे ना, लॉजिकली प्रूफ हो गई, तो यहाँ भी हम चीज़ों को वैसे ही देखेंगे। 24 में से मैं क्या डिवाइड करूंगा, आई मीन 4 को डिवाइड करूंगा, 24 में से 4 को डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, राइट। 6 में से मैं क्या 6 में से मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। 2 में से मैं 1 को डिवाइड करूंगा, आई मीन 2 में से 2 को डिवाइड करूंगा, माय मिस्टेक, तो 1 आएगा। मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिसका वो फैक्टोरियल है, राइट। नाउ अगर आप 0 फैक्टोरियल करोगे तो मैं 1 को डिवाइड करूंगा 1 से ही, 1 को ही डिवाइड करूंगा 1 से ही, तो मुझे मिलेगा 1। सो दैट इज वाई वो 0 फैक्टोरियल इज 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम चीज़ों को ना रिवर्स में देखेंगे, तो रिवर्स में देखने से चीज़ें लॉजिकल है और कुछ भी इसमें मैंने नॉनसेंस नहीं बोला है कि कैसे आ गया, राइट। सो दैट्स वाई 0 फैक्टोरियल इज 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। सो 0 से 0 विल कम 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल into 0 factorial. So it will be 1 divided by 1, 1. So overall 1. Now let's see this one. 1 factorial C0. This will become 1. Okay. Or 1 factorial 1 becomes 1. Why? Because as you can see, 1 factorial ऊपर होगा, 0 factorial into 1 minus 0 factorial. So overall 1 factorial. यहाँ भी वही 1 factorial divided by 1 factorial 1 minus 1 0 factorial. So overall 1 factorial. यहाँ पर 0 I mean 2 factorial 0. So this will become 1 and 2 factorial 1 it will become 2 and 2 factorial 2 become 1. You can calculate it. Okay, यही आएगा वैल्यू, आप कैलकुलेट करके देखना। 3 factorial I mean 3C0 this will become 1, 3C1 this will become 3, 3C2 ये हो जाएगा 3 और 3C3 ये हो जाएगा 1। ऑल राइट, नाउ सी नेक्स्ट वन। 4C0 एक, 4C1 4, 4C2 6, 4C3 4, 4C4 1। 5 के लिए देखते हैं, 5 होगा 1। एज यू कैन सी आपको एक पैटर्न दिखेगा, पैटर्न को हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। दिस ट्रायंगुलर जो फॉर्म हुआ हर वैल्यू के लिए, इसे हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। यहाँ पे हर एक एक वैल्यू में, यहाँ पे हर एक एक रखी वैल्यू अपने पिछले वाले 2 एलिमेंट्स का सम होता है। आप किसी भी रैंडमली कोई भी एलिमेंट चुनो, वो अपने ऊपर के 2 एलिमेंट्स का सम होता है ऑल द टाइम। दिस इज कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल की एक खूबी होती है कि वो जितना भी 1 होता है, अगर आप इसके राइट साइड में जाओगे तो सब फॉलोड बाय 0, ओके, लेफ्ट साइड में भी 0 होते हैं। सो ये 1 आता है ऊपर के 2 एलिमेंट्स को जोड़ करके, तो 0 + 1 1, 1 + 0 1। एंड यहाँ भी वही चीज़ होती है, लेफ्ट में पूरे जीरोज होते हैं, इसके राइट में भी जीरोज होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे अगर आप इसको नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है वो सब एक पास्कल ट्रायंगल का फॉर्म करती हैं। अब हम करेंगे क्या, अब इसको हम जनरलाइज करते हैं। कहते हैं कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस डोनेट्स योर n और ये डिनोट करता है आपका r। सो अगर n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू, अब r की वैल्यू कभी 5 को तो क्रॉस नहीं करेगी, राइट। सो लेट से 3 है, तो कितने नंबर ऑफ वेज है जो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, 5। तो पहले आप 5th रो में जाओ और इसमें थर्ड वाले को देखो, 0 1 2 3 दिस वन। तो देर आर 10 वेज टू सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5। अगर आपको 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट,
4 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है. सो हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट? सिंपली गो इन द 4th रो और सेकंड कॉलम, तो 0 1 2, सो 6 पॉसिबल. यहाँ पे हमारा क्या था? सेलेक्ट करने का था, सेलेक्ट. सो क्या था कि 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 को सेलेक्ट करना था. अब इसको यहाँ पे देखते हैं, 4 ऑप्शन में से 3 को सिलेक्ट करना था, राइट? तो 0 1 2 3, सो 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 को सिलेक्ट करना था, तो 0 1 2 3 4, तो जो हमारा 4 आंसर आ रहा था. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि काम कैसे कर रहे हैं. अगर आर की वैल्यू 0 होती है, राइट, एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब भी आर की वैल्यू 0 होती है तो सारी जगह पे 1 होता है, राइट? और दूसरी चीज की जगह पर एन और आर बराबर होते हैं तो भी 1 होता है. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आर की वैल्यू 0 है तो उस केस में रिटर्न कीजिए 1, और अगर आर की वैल्यू बराबर है एन के तो भी रिटर्न कीजिए 1. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बेस केस है. अदरवाइज आपको करना क्या है, लास्ट 2 वैल्यूज. अब जैसे ये 4 है, 4 कैसा होगा, इसके डायगोनल वाले को और इसके जस्ट ऊपर वाले को. अब डायगोनली अप जाने के लिए, अभी किसी भी वैल्यू के लिए एन और आर, डायगोनली अप जाने के लिए एन में से 1 घटा दो और आर में से 1 घटा दो, और जस्ट ऊपर जाने के लिए, डायगोनली ऊपर जाने के लिए दोनों में से एक एक घटा दो, और जस्ट अबव जाने के लिए कॉलम को सेम रखना होगा. कॉलम है हमारा आर, और रो को एक कम कर देना होगा, दैट्स इट. अब इन दोनों में जो भी वैल्यू आए उन दोनों को जोड़ करके इसमें असाइन कर देना होगा. यही हमारा रिकर्सिव कोड होगा. लेट मी शो यू द कोड, क्योंकि कोड बहुत सिंपल है, रिकर्सिव कोड तो एकदम आसान है. लेट मी शो यू द रिकर्सिव कोड. एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे किया क्या है, जो भी एन आर आ रहा है, अगर मैं पहले चेक करता हूँ कि आर की वैल्यू बड़ी तो नहीं है, बट होनी तो नहीं चाहिए, बट एनीवेज अगर बड़ी आ जाती है तो आप डायरेक्टली 0 रिटर्न करो. अदरवाइज मैं चेक लगाता हूँ कि आर बराबर 0 है या फिर एन बराबर आर है, जैसा एज आई डिस्कस. तो उस केस में हम सिंपली 1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये हमारा बेस केस है. अदरवाइज आप डायगोनली अप जाओ, दैट इज एन माइनस वन इंटू आर माइनस, आप डायगोनली अप जाओ, दैट इज एन माइनस वन एंड आर माइनस वन, और फिर जस्ट अबव वाले एलिमेंट को आप जाओ, दैट इज एन माइनस वन, यानी रो को एक पीछे किया और कॉलम कांस्टेंट रखा. सो दिस विल बी योर रिकर्सिव कोड. एंड इफ यू सबमिट दिस, एज यू कैन सी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, ये 2 टू द पावर n के फॉर्म में जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल गिव अस पीएलई. सो एज यू कैन सी दिस इज टाइम बिट एक्सीडेड, बट वी कैन ऑप्टिमाइज दिस. अब जो कि ये क्वेश्चन रिकर्जन से सॉल्व हो रहा है, तो वी विल सॉल्व दिस यूजिंग डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम इसको सॉल्व करेंगे. लेट्स सी हाउ. डीपी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें एक टेबल बनानी होती है, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारा एन का वैल्यू 5 है और उसमें से हमें 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, राइट? 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये हमारा आर है. तो कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है? एज यू कैन सी, अगर आप इस वाले टेबल पे जाओगे, आई मीन पास्कल्स ट्रायंगल्स को देखोगे, तो हमारे कितना पॉसिबल हो सकता है? 0 1 2 3 एंड 4, दैट इज 5 पॉसिबल वेज है. सो लेट्स डिस्कस दैट हाउ वी आर एंड अप विथ 5 यूजिंग डीपी. तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम एन और आर साइज का एक टेबल बनाएंगे. सो हमें जो भी वैल्यू दे के दी जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल अगर एन की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 4 है, तो जितनी साइज है उससे हम एक ज़्यादा साइज का एक मैट्रिक्स बनाएंगे. अब वो एक साइज ज़्यादा क्यों बनाएंगे, आई विल शो यू व्हाई. सो फॉर आर इज आर कॉलम, सो 0 5, एज यू कैन सी, मुझे ये वैल्यूज चाहिए थे एन एंड आर, आई मीन 5 एंड 4 चाहिए था. अगर मैं साइज का बनाता तो इंडेक्स जो है वो 3 तक ही रह जाता और यहाँ पे 4 तक ही रह जाता. बट हमारा पास्कल ट्रायंगल कहता है कि अगर आपको 5 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो वो वैल्यू चाहिए होगी ना. लेकिन अगर आप टेबल ही कम बनाओगे तो साइज यहाँ पे रह जाएगी, वो इतना ही रह जाएगा. सो आप यहाँ पे कभी आओगे ही नहीं. सो दैट्स वाई जितना हमें साइज दे के रखा होगा उससे एक ज़्यादा एन की वैल्यू और आर की वैल्यू को मैं एक एक्स्ट्रा रो एंड एक्स्ट्रा कॉलम बनाऊंगा, सो दैट मुझे वो वैल्यू मिल जाए. सो एज यू कैन सी, 5 फिफ्थ, 5 ऑब्जेक्ट्स में से 4 को सिलेक्ट करना, तो हमारा आंसर यहाँ पे कहीं आएगा. विल सी दैट. सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले 0th कॉलम में, अभी हमें पता है कि अगर आर की वैल्यू 0 हुई तो उन सभी केसेस में 1 होगा, राइट? तो मैं सिंपली करूँगा क्या, यहाँ पे मैं सभी की जगह पे मैं 1 1 भर दूंगा, राइट? यहाँ पे मैं 1 1 कर दूंगा. और अगर आर की वैल्यू 0 हुई तो कुछ भी आप डालो,
अगर n की वैल्यू 0 हुई, आई मीन ये नीचे n है, डोंट बी कंफ्यूज, इधर r है, राइट। तो अगर r की वैल्यू 0 हुई, अगर r की वैल्यू 0 हुई, तो n में आप कुछ भी डाल लो भाई, हमेशा 1 ही आएगा, राइट। और अगर r की वैल्यू कुछ भी करो और अगर n ही 0 है तो हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि वो बड़ा हो गया ना, r बड़ा हो जाएगा n से, सो 0 हो जाएगा। तो अब कहाँ कहाँ बड़ा है, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, पिछले वाले एक जस्ट अबव और एक डायगोनल वाले एलिमेंट्स का सम, सो दैट इज 1। यहाँ पे क्या होगा, पिछले वाले दो वैल्यूज का सम 1 + 1 दैट इज 2, और यहाँ पे ये डायगोनल वाला और ऊपर वाला का सम यानी 1। यहाँ पे क्या होगा, डायगोनली अप 1 प्लस अबव, जस्ट अबव दिस विल बी 3, 3 1, यहाँ पे होगा 4 10, और यहाँ पे क्या होगा 5। सो दिस विल आवर आंसर एंड दैट दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। अगर आप फॉर्मूला पे देखोगे कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे 4 सेलेक्ट करने हैं, तो क्या था फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 5 minus 1 become 1 factorial. So I can write 5 as 5 into 4 factorial upon 4 factorial, 4 factorial, 4 factorial will cancel out each other and we will end up with 5. So this will be our answer and simply returns it. आपको समझ में आएगा ये डीपी वाला अप्रोच है। सो लेट्स सी द डीपी कोड। दिस इज द डीपी कोड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले हमने एक डीपी डिक्लेयर किया है और बेस केसेस में जितने भी पॉसिबल है उन सभी को मैंने अरेंज किया है डीपी टेबल के अंदर, और फिर मैं हर एक एक वैल्यू में जा करके पिछले डायगोनली अप वाले और जस्ट अप वाले वैल्यू को मैंने जोड़ करके करंट वाले वैल्यू पे आसानी कर दिया, और एट दी एंड एन और आर पे मेरा आंसर होगा जैसा हमने देखा अभी। आई नो मैंने डीपी को उतना इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया, बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा कंसर्न था कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं और रिकर्जन और डीपी में ये कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया कि कैसे काम कर रहा है, कि कैसे चीज़ें स्टोर हो रही हैं। फॉर डीपी मैंने आपको मेमोराइजेशन वाला अप्रोच नहीं बताया है, मैंने डायरेक्टली आपको टेबुलेशन और बॉटम अप्रोच यहाँ पे दे के रखी हुई है। अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा मैंने अगर मेमोराइजेशन वाला अप्रोच पे समझाने के लिए गया तो। बट एज ऑफ नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्लैरिफिकेशन ना मिल रही हो, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको रीच आउट करूंगा और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो इस चीज़ में ना यहाँ पे ना बहुत सारा फ्लो है, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n क्रॉस n है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस भी n क्रॉस m है। बट दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन गॉट सबमिटेड, आई डोंट नो व्हाई, सी दिस इज गॉट सबमिटेड सक्सेसफुली, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज में आप देख पा रहे होगे कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और ऑक्सिलरी स्पेस है, राइट। सो आई डोंट नो व्हाई दिस इज गॉट सबमिटेड, बट एनीवेज वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद इन अ गिवन कंस्ट्रेंट्स। हम इसको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट स्पेस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। सो बिफोर दैट वी नीड टू डिस्कस फ्यू थिंग्स। We will discuss that, we will generalize the things and we will directly move to the code part. अब अगर आपसे कोई कहे कि 20 फैक्टोरियल सी 20C18 कितना होगा और दूसरी तरफ 20C2 कितना होगा, इसका मतलब होगा 20 फैक्टोरियल, आई मीन 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, and this will become 20 minus 2 factorial. As you can see, this will become 18. This will cut cancel out each other. This one will cancel out each other, and you will only end up with 20 into 19 upon 2 and 20 into 19 upon 2. आप मैं यहाँ पे जो आपको चीज़ें नोटिस करवाना चाहता था वो ये, अगर आप फैक्टोरियल्स का बिहेवियर देखोगे तो यहाँ पर आर फैक्टोरियल ने, यहाँ पे आर की वैल्यू 18 थी, राइट। जो मेजर वाला पार्ट था, जो बड़ा वैल्यू था, उसने मेजर पार्ट को एक कैंसिल आउट कर दिया जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को हिस्सा ले रहा था, राइट। यहाँ पर n माइनस आर वाले भाग ने मेजर वाले मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन बच गया, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। एंड दैट हैपेंड ओनली बिकॉज हम यहाँ पे कर पाए कि ये कंप्यूट कर पाए कि कौन वैल्यू बड़ी है। जो वैल्यू बड़ी होगी उसका फैक्टोरियल, जो n फैक्टोरियल का जो मेजर पार्ट है उसको कैंसिल आउट कर देगा। दैट इज अगर ये वाला जब n, दैट इज अगर r की वैल्यू बड़ी हो जाएगी n माइनस आर से, तो आप कौन सा वाला चुनोगे, राइट। आप r चुनोगे ताकि वो मैक्सिमम को कट डाउन कर दे। सिमिलरली अगर n माइनस आर का वैल्यू अगर बड़ा हो जाए r से,
तो आप n माइनस आर को चुनोगे जो कि मेजरली पार्ट को कैंसिल आउट कर रहा है. लेट्स डिस्कस दिस एंड जनरलाइज दिस एंड देन वी विल मूव टू द कोड पार्ट हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. क्या होगा अगर r बड़ा होगा n माइनस आर से, राइट? This is what we are discussing right now. So this will first n into n minus 1 into n minus 2, right? And this will keeps on continue till r, क्योंकि r पहले आएगा, n माइनस आर से पहले r आएगा क्योंकि r बड़ा है. यहाँ पे r होगा r माइनस 1 एंड अप टू n माइनस आर प्लस 1 एंड n minus r n minus r minus 1 and keeps on continue till 1, and these whole things are being divided by r factorial and n minus r factorial. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये r factorial और ये पूरा का पूरा हिस्सा r factorial ही तो है. So this will simply going to cancel out each other and you will left with, so you are only end up with n into n minus 1 into n minus 2 up to r से एक ज़्यादा, क्योंकि r से लेकर के 1 तक तो आपने कैंसिल आउट कर दिया ना. तो यहाँ पे होगा r प्लस 1, राइट? एंड यू विल एंड अप विथ डिनोमिनेटर में सिर्फ r माइनस आर का फैक्टोरियल. सो यू विल एंड अप विथ दिस अगर r की वैल्यू बड़ी होती है n माइनस आर से, तब क्या होगा? r माइनस n माइनस आर बड़ा होगा r से. लेट्स डिस्कस दैट पार्ट एज वेल. n माइनस आर बड़ा होगा r से, we'll do the same manner just we have did for the last one. So n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 n minus r, right? और n minus r minus 1 and this will keeps on continue. और इसके पीछे आएगा कहीं r, क्योंकि r छोटा है, राइट? सो उसके बाद आएगा r minus 1, फिर आएगा r minus 2 और ये keeps on continue till 1 और डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल. अभी ये वाला हिस्सा देखो आप, n माइनस आर का फैक्टोरियल से लेकर के लास्ट 1 तक ये सब एक ही तो है. सो वी विल सिंपली गोइंग टू कैंसिल आउट देम ईच अदर. सो व्हाट डू यू एंड अप विथ? आप लास्ट में बचेगा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 अप टू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर का फैक्टोरियल. आई होप आपको समझ में आया होगा. और क्वेश्चन कहता है, आपने जैसा पिछले वाले एग्जांपल में भी देखा, ऊपर वाले एग्जांपल में भी अगर आपने देखा होगा कि 20C18 और 20C2 दोनों बराबर है, राइट? एज यू कैन सी वो दोनों ही बराबर है. 20 इंटू 19/2 20 इंटू 90/2 वो दोनों एक ही आ रहे थे, राइट? वो दोनों एक ही आ रहे थे. आप इन दो फॉर्मूलाज में भी देख सकते हो, यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है और जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो दोनों ही बराबर है. ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों बराबर है. अगर आप इन दोनों को, ये पहला इक्वेशन, लेट मी शो यू माय फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन. अगर आप r फैक्टोरियल को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर n फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट? और इस वाले हिस्से को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यू मीन नो डिनोमिनेटर को ऊपर वाले न्यूमरेटर से और फर्स्ट इक्वेशन के, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो दोनों n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. हेंस प्रूफ दैट ये दोनों ही बराबर है. ओके, सो नाउ लेट्स सी. So let's generalize this. What we can do is, so after seeing both the equations, we can generalize, say n minus I plus 1 upon I, right? अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मैं करूँगा क्या, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक अपने रिजल्ट से, और अगली आई की वैल्यू के लिए ये फिर से अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यही तो रिकर्जन होता है ना, यही तो रिकर्सिव कोड है. हम एक के लिए इंप्लीमेंट करते हैं और वो अपने आप कोई दूसरी बारी में इनकोड कर देता है. सो दैट इज आवर रिकर्सिव कोड. सो दिस इज व्हाट वी आर एंड अप विथ. हम रिजल्ट को इनिशियली 1 रखेंगे और इस पर्टिकुलर इतना जो हमने ये जनरलाइज किया इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और हर आई की वैल्यू के लिए वो सिंपली अपने आप को ही मल्टीप्लाई कर देगा और वी विल डायरेक्टली हमारा
सम निकल जाएगा, हमारा सिलेक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। लेट्स सी द कोड देन, लेट्स सी द कोड। सो ये रहा वो कोड जो मैं अभी आपको डिस्कस किया। तो सबसे पहले अगर आर की वैल्यू बड़ी हो जाती है ऐसे, तो सिंपली 0 रिटर्न कर दो। अगर 0 है 1 ये तो बेस केस है भाई, यहाँ पे हम 1 रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि मिनिमम कौन है। अगर आर की वैल्यू मिनिमम है n माइनस आर से, तो ये कंडीशन हिट नहीं होगी, वो आर ही मिनिमम रहेगा। अदरवाइज अगर n माइनस आर छोटा है तो आर में n माइनस आर को इंसर्ट कर दो, रिजल्ट बनाओ 1 और सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करो। फिर से एक लूप चलाओ 1 से लेकर के आई तक, आई मीन आर तक, माई मिस्टेक। और आई की वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पे, जो जैसा हमने फॉर्मूला देखा था, जैसा आपने यहाँ पे देखा था, राइट। आई होप आपको ये समझ में आएगा। बस बस मैंने सिंपली इसको उठा करके कोड में रख दिया और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। What it will does is simply multiply the upper part and we will divide that by I. We will keep doing up to minimum of these two, r और n minus r, और will simply return at the end. हाँ, यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे टाइपकास्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है एज यू कैन सी कि 32 बिट इंटीजर के रेंज में होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू जो कंस्ट्रेंट देके रखा हुआ है, n का वैल्यू 100 है, r की वैल्यू भी 100 है, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन बहुत लार्ज हो सकता है, इसलिए मैंने लॉन्ग लेके रखा हुआ है। आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर मैंने उसको इंट में टाइपकास्ट करके सिंपली रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट है। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी, सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, हर एक चीज़ इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। इसके बावजूद भी कुछ एक्सप्लेन छूट गया हूँ मुझसे, या फिर आपको समझ में कहीं भी दिक्कत हो, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इन द कमेंट्स। आई विल डायरेक्टली डेफिनेटली गोइंग टू रीच आउट टू यू। हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताई नहीं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है, एज यू कैन सी हम एक ही लूप लगा रहे हैं और ऑक्सिलरी स्पेस कांस्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया है। सो इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। इट विल सबमिट, ऑफ कोर्स दिस इज परफेक्ट कोड, इट विल वर्क अप नाउ, इट इज गॉट सबमिटेड। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में दिक्कत आई हो या फिर कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हो, आप डायरेक्टली कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रीच आउट टू यू। और इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।